हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। आइए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं आज की। वेलकम टू द अल्टीमेट क्लासेस एनजीएस सेंटर। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए। नए नए वीडियोस मैं बनाता हूँ इसीलिए कि आप लोग का ध्यान रहे कि आने वाले क्लास में क्या होगा। ठीक है, अब हम आज बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्लेटूज इन इंडिया के बारे में। प्लेटूज इन इंडिया एक्चुअल में होता क्या है, प्लेटूज का मतलब क्या है, आपको मालूम है? किसी को क्लास में कोई स्टूडेंट जो ऑनलाइन जुड़े हैं बच्चों की, उनसे भी मैं यही पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होते हैं एग्जैक्टली प्लेटू। प्लेटू को चलो मैं बता दे रहा हूँ। प्लेटूज इन इंडिया मतलब कि भारत देश के अंदर जो पठार है, टेबल लैंड, उसको टेबल लैंड भी कहते हैं या हाईलैंड भी कहते हैं। पठार, प्लेटूज को हिंदी में पठार बोलते हैं। तो पठार का एरिया जो है वो एक समझने के पर्पज से बताया गया है आप लोगों को कि प्लेटूज इन इंडिया होता क्या है एक्चुअली। तो प्लेटूज इन इंडिया बेसिकली कुछ डिवाइड किया गया है भारत देश को। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, ध्यान दीजिएगा इस पे, छोटा नागपुर प्लेटू है, झारखंड बिहार का पार्ट है। उसके नीचे रांची प्लेटू, यहाँ पर देखिए ये दो फोटोज हैं, दोनों एक ही टाइप के हैं बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। जैसे इसमें सतपुरा रेंजेस दिखाया है तो इसमें नहीं दिखाया है। तो ऐसे अरावली हिल्स है, अलावरी की पहाड़ियाँ हैं। तो इनको नाम दे दिया गया है सहूलियत के लिए, कि आप लोगों को समझने के पर्पस के लिए कि यहाँ पर ये अरावली की पहाड़ियाँ है, या फिर जैसे ईस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, वैसे वेस्टर्न घाट हो गया। घाट्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर पहाड़े हैं, जितने भी बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलती हैं, या फिर या अरेबियन सी से हवाएं आती हैं पानी के ज़रिए। ठीक है, तो ये आके यहाँ पर पहाड़ों से टकराती हैं। ठीक है, पहाड़ें बनी हुई हैं यहाँ पर, वो उन्हीं को घाट्स कहा जाता है। ठीक है, तो पहाड़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बनी हुई हैं, यहाँ अंदर बनी हुई हैं। ठीक है ना, मैं आपको बताने के लिए बता दिया यहाँ पर। तो इन पहाड़ों से टकराती है वो हवाएं, चूंकि पानी के जरिए आती हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। और मॉइस्चर होने के कारण जब वो टकराती हैं ईस्टर्न घाट से या वेस्टर्न घाट से, तो वहाँ पर रिवर का फॉर्मेशन होता है, और मानसून सीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती है वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग, कई कई एरिया में फ्लड्स भी हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है जो कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया इसको कहा जाता है। ईस्टर्न घाट में इस कोस्टल एरिया कहा जाता है। जैसे कोरोमंडल कोस्ट हो गया, नीचे का एरिया मदुरई हो गया, चेन्नई हो गया। वैसे ही वेस्टर्न एरिया में गोवा का पार्ट हो गया, बॉम्बे हो गया। ठीक है ना, पनवेल हो गया। तो ये सब पार्ट्स नीचे के कोस्टल एरियाज है, तो इनसे टकराती है। यहाँ पर पहाड़े हैं थोड़ा सा पीछे होके, तो उनसे टकराने के बाद काफ़ी मानसून सीजन आता है तो काफ़ी बारिश होती है। ठीक है, तो पठार का मतलब आप समझ गए कि नाम दिया गया है इन लोगों को कि यहाँ की पठार का नाम ये है। राजमहल हिल्स है, बिहार में राजमहल हिल्स है। ठीक है ना, राजमहल हिल्स बिहार में है। वैसे ही मेघालय है ऊपर, यूपी में बुंदेलखंड का एरिया है ऊपर साइड में, नीचे साइड में बागेलखंड का एरिया है। और सेंट्रल एमपी का बात करें और थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट करें एरिया का, तो एरिया के हिसाब से कुछ पार्ट्स मालवा कहते हैं, कुछ पार्ट्स नीचे का गुजरात में, कुछ नीचे का पार्ट्स को मारवाड़ प्लेटू भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मालवा दिखा रहा है तो यहाँ पर मारवाड़ एरिया है आपका। यहाँ पर देखिए, इस फोटोज में देखिए, आपको दिखाई देगा कि मारवाड़ एरिया है, ऊपर मालवा एरिया है। वैसे ही मारवा के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड है, फिर उसके नीचे बुंदेलखंड और बागेलखंड। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि कल के डेट में कोई क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कर्नाटका प्लेटू के नीचे का पार्ट को कौन सा प्लेटू कहा जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नीचे के पार्ट को मलनाड प्लेटू कहते हैं। ठीक है, ऊपर के पार्ट जैसे हो गया तो वो मैदान हो गया, ये पूरा का पूरा कर्नाटका का एरिया है नीचे का। वैसे नीचे केरला का एरिया है, ये आपका तमिलनाडु का एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ प्लेन्स हैं। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ आ गया? आइए देखते हैं। तो पठार के बाद मैं आपको कुछ नदियों के बारे में बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको गोदावरी नदी के बारे में आज। ये देखिए गोदावरी नदी है, और उसके बाद नीचे कृष्णा का ये है, कृष्णा नदी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जान लीजिए, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। कल के डेट में आपको गोदावरी से काफ़ी सवाल आते हैं। जैसे गंगा से आपको सवाल पूछा जाता है भूगोल में या भू विज्ञान में, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये लोग से सवाल पूछे जाते हैं ये सब नदियों से, क्योंकि ये मेन इंडिया की मेन नदियां हैं, ठीक है ना। जैसे गोदावरी भी इंडिया की मेन नदी में आती है। आइए देखिए, ये हो गया गोदावरी नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज। इसमें आप देख रहे होंगे इस साइड बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान अगर होगा तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रिफ्ट किसको कहते हैं और एस्ट्यूरी किसको कहते हैं। रिफ्ट यानी कि जो रिवर बाहर एग्जिट करते वक्त डेल्टा का फॉर्मेशन बना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी ट्रिब्यूटरीज बढ़ जाती है, अलग अलग जगह से ये फिर सी से मिलती है, उस जगह को हम लोग डेल्टा फॉर्मेशन का बात करते हैं। अब देखिए गोदावरी नदी का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लीजिए। गोदावरी है, इसमें मंजीरा मिलता है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, ठीक है, सावरी नदी है, इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गोदावरी नदी जो है वो इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है गंगा नदी के बाद। सबसे पहली नदी जो सबसे लंबी है इंडिया में, उसे गंगा नदी कहा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी है। लॉन्गेस्ट यानी कहने का पार्ट है कि लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, लंबाई के हिसाब से, किलोमीटर के रन के हिसाब से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि क्या लॉन्गेस्ट होता है और लार्जेस्ट होता है, ठीक है ना। आइए, गोदावरी नदी इज द थर्ड लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया आफ्टर गंगा एंड इंडस। इससे क्या समझ आया आपको? बेसिन सिस्टम मैंने आपको पिछले एक दो वीडियो पहले बताया था कि बेसिन सिस्टम मतलब गंगा का एक बेसिन सिस्टम है। ये देखिए ऊपर एक छोटा सा आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक बेसिन सिस्टम है, ये गंगा का है। ये देखिए नीचे बांग्लादेश है और ऊपर गंगा है और यहाँ पर गोदावरी है, राइट। ये गोदावरी हो गई, ये गंगा का बेसिन सिस्टम है, ओके। तो गोदावरी नदी इज द थर्ड लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया आफ्टर गंगा एंड इंडस। अब सोर्स की बात करें तो गोदावरी बहती है ब्रह्मगिरी माउंटेन, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से, नियर वेस्टर्न घाट्स। अभी मैंने आपको घाट्स के बारे में बताया, इस एरिया को वेस्टर्न घाट बोला जाता है, वेस्टर्न हो गया, और इस साइड के एरिया को ईस्टर्न घाट बोला जाता है, ओके, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। वेस्टर्न घाट हो गया ये, और ये हो गया ईस्टर्न घाट। ये निकलती कहाँ से है, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ब्रह्मगिरी माउंटेन से। ये आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दक्षिणी गंगा। 1465 किलोमीटर का इसका रन है टोटल, बे ऑफ बंगाल से मिलने से पहले। इट रन्स थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है।
आइए आगे देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जैसे गोदावरी नदी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन महाराष्ट्र एंड यूज्ड टू इरिगेट क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन एंड राइस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में इरिगेशन का सबसे मेन सोर्स जो है वो आपका गोदावरी नदी है, राइट। गोदावरी नदी है। और महाराष्ट्र में कॉटन की उत्पाद बहुत ज़्यादा होती है। राइस तो चलिए यूपी में भी होता है, बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, महाराष्ट्र सब जगह होता है। लेकिन कॉटन की सबसे ज़्यादा खेती अगर कहीं होती है तो वो होती है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी has several major tributaries in Maharashtra, including Pranhita, Indravati, Manjira, Penganga, and Wardha River. ठीक है। Godavari Nadi is also an important source of hydroelectric power in Maharashtra. There are several hydroelectric power plants along the river, including Jayakwadi Dam, forming the Nath Sagar Reservoir. ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है कि कल के डेट में आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि नाथ सागर जो रिजर्वायर है जो जैकवाड़ी से फॉर्म होता है, फॉर्म किया जाता होता है, वो कौन सी नदी पे है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी 3 मेन नदियां हैं साउथ की। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये 3 मेन नदियां हैं और इन 3 में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बाकी उसके अलावा भी काफ़ी सारी नदियां हैं, जैसे इंद्रावती नदी है, पेन्नार है, छोटी छोटी नदियां बहुत सारी हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गोदावरी रिवर इज कंसिडर्ड टू बी a sacred river by Hindus in Maharashtra, and there are several important temples located along its bank, including Trimbakeshwar temple near Nasik. मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से वो निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग भी है। जैसे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे त्र्यंबकेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो त्र्यंबकेश्वर से वो निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो नासिक में है वो बहुत ही हिंदुओं का माना हुआ गया मंदिर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोदावरी रिवर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर वेराइटी ऑफ फिश स्पीसीज इन महाराष्ट्र, इंक्लूडिंग कैटफिश, ईल्स एंड क्रैब, ठीक है। क्रैब मतलब कैटफिश हो गई, ईल्स हो गया, ये सब महाराष्ट्र के फिश की कुछ स्पीसीज हैं जो मतलब सॉल्ट वाटर में या फिर आपका रिवर में या फिर सी वाटर में ये सब पाई जाती है। हैबिटेट मतलब हो गया कि जहाँ पर रहते हैं। गोदावरी नदी इज महाराष्ट्र इज प्रॉन टू फ्लडिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अभी मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, और उसमें मैंने बताया था कि मानसून सीजन में काफ़ी फ्लडिंग होती है। क्यों होती है उसका भी रीज़न बताया था, क्योंकि बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से जो हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। तो मॉइस्चर जब पहाड़ों से टकराता है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फ्लडेड हो जाते हैं। जो रिवर्स हो जाता है उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है, तो उसके एरिया के कारण काफ़ी नुकसान भी होता है, विच कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू crops and infrastructure in Maharashtra. The state government has implemented several measures to mitigate the impact of flooding, including construction of embankments and dredging of the river beds. कहने का मतलब वही है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किया, और स्टेट गवर्नमेंट का भी ये था कि भाई अब फ्लड होता है, फ्लड होगा, खेत में पानी चला जाएगा, किसान को नुकसान होगा। किसान के अलावा नुकसान ये भी होगा कि भाई जो खेती होती है, तो अब खेती हो रही है उसके, जैसे कॉटन की खेती मैंने आपको बोला कि महाराष्ट्र में काफ़ी होती है। अब वो खेत में आप बोलिए कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा चला जाएगा तो वो तो खेत बर्बाद हो गया। खेत बर्बाद हो गया यानी कि उत्पादन खराब हो गया। उत्पादन खराब हो गया तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, फिनांस के हिसाब से भी। अब वही चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है उसके लिए।
आइए आगे देखते हैं। कोर्स के बारे में अगर बात करें तो एग्जैक्ट कोर्स मैं आपको गोदावरी नदी का बता देता हूँ, कहाँ से वो निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ पर कहाँ से मिलती है और कैसे कैसे। इट फ्लोज फ्रॉम फॉर 1465 किलोमीटर का उसका टोटल रन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 1465 किलोमीटर का उसका टोटल रन है। इंडिया में वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, पहला है गंगा, दूसरा है आपका ये गोदावरी, ये बात को याद रखिएगा, ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। 1465 किलोमीटर का टोटल रन है। फर्स्ट ईस्टवर्ड अकॉर्ड द डेक्कन प्लेटू, देन टर्न साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब बोले तो आपको साउथ की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, एंटरिंग द इलूरू डिस्ट्रिक्ट एंड अल्लूरी सीता रामा राजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब देखिए, डेक्कन प्लेटू से होते हुए वो आंध्र प्रदेश पहुंची, ठीक है, until it splits, splits मतलब टूटना, until it splits into two distributaries that widen into the large river delta at Dhableshwaram barrage in Raja Mahendravaram, then it flows into the Bay of Bengal। समझे आप? कहने का मतलब ये है कि डेक्कन प्लेटो से होते हुए ये आंध्र प्रदेश में होते हुए फिर ये बाहर निकलती है, आगे बढ़ती है, ठीक है ना। मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी आपको एक छोटा सा दे दूंगा, अभी बता दूंगा। कलसूबाई लोकेटेड इन गोदावरी बेसिन इज द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कल के डेट में आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि विच इज द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र एंड लोकेटेड ऑन विच बेसिन, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि कलसूबाई या कोई कोई उनको कालसू बाई भी बोलता है, कालसू बा भी बोलता है, अलग अलग नाम से है। लोकल लोग इसे कालबा भी बोलते हैं, तो अलग अलग चीज़ है, बट इसका असली नाम है कालसूबाई, लोकेटेड ऑन गोदावरी बेसिन, इज द हाईएस्ट पीक, ये याद रखिएगा, हाईएस्ट पीक महाराष्ट्र का अगर आपसे पूछा गया कौन सा है, तो वो आपको नाम याद होना चाहिए कि कालसूबाई इज द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। अब देखिए, ट्रिब्यूटरीज का मैंने आपको बताया था कि अभी बताऊंगा मैं आपको, देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट एंड मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है इनके अलावा भी ट्रिब्यूटरीज, बट ये इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे प्रवरा है, पूर्णा है, मंजीरा है, मनायर है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और साबरी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ आपको बैंक दिखाई दे रहे होंगे, बैंक के नीचे राइट और लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट, ये आपका गोदावरी नदी एग्जैक्टली ऐसे आ रही है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर। आपको कुछ पूछना है क्लास में, पूछ लीजिए। हाँ, वही मैं बता ही रहा हूँ आपको, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में है। विकास, हाँ देख लो, गोदावरी नदी है, तो बे ऑफ बंगाल ऐसे इधर से आई, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आके ऐसे गोदावरी नदी मिली। तो बैंक का मतलब ये होता है जहां पर मिलती है, बैंक, ये वो वाला बैंक नहीं है, एसबीआई और पीएनबी वाला बैंक नहीं है, ध्यान दीजिएगा उस चीज के बारे में, ठीक है ना। बैंक का मतलब होता है जहां पर मिलती है रिवर्स। तो ये जो पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे लेफ्ट पार्ट, ये लेफ्ट है, LEFT, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है नीचे का, वो राइट है, ठीक है ना, ये राइट हो गया। ये गोदावरी नदी के इस साइड का एरिया, इस साइड का एरिया कहेंगे लेफ्ट, इस साइड का एरिया को कहेंगे राइट। वैसे प्रवरा नदी है, वो राइट में से आके मिलती है, नीचे से प्रवरा मिलती है। कहाँ पर मिलती है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। उसका टोटल लेंथ 208 किलोमीटर है उस नदी का,
वैसे पूर्णा है वो लेफ्ट से मिलती है, लेफ्ट मतलब इधर से मिलती है पूर्णा नदी। वो कहाँ से? मराठवाड़ा से मिलती है, महाराष्ट्र से। 373 किलोमीटर का उसका टोटल लेंथ है उस नदी का। मंजीरा राइट से मिलती है, नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको मंजीरा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मंजीरा लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। तो ये राइट से आके आपको मिलती है निज़ामाबाद तेलंगाना में। देखिए नीचे हैदराबाद भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो राइट से आके मिलती है। टोटल इसका लेंथ है 724 किलोमीटर्स का है। सारी की सारी ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी नदी की। आगे बढ़ते हैं। प्राणहिता है, मनेर है। प्राणहिता वैसे ही आप देखिए अगर तो लेफ्ट से आके मिलती है, ठीक है ना। इंद्रावती है, साबारी है, कुछ महाराष्ट्र में मिल रही है, कुछ देखिए कुछ तेलंगाना में मिल रही है, कुछ महाराष्ट्र में मिल रही है, कुछ आंध्र प्रदेश में सबरी है। सबरी नदी लेफ्ट से आके देखिए यहाँ पर मिल रही है, देखिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पार्ट हो गया कृष्णा नदी का पार्ट है ये। चलिए, तो कृष्णा नदी को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप लोग के लिए मैं जितने भी ये सब बनाया हूँ, ये आप लोगों को मैं ऑनलाइन, आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और खोल के देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में ही अंदर आपको दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका PDF फाइल है, तो आपको आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए, कृष्णा नदी के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा कोर्स के बारे में अच्छा से बता दूंगा। थैंक यू जुड़ने के लिए अल्टीमेट क्लासेस GS सेंटर में। कांटेक्ट आपको अगर करना है तो उसका सारा नंबर आपको दिया हुआ है, जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। पटना बिहार में कहाँ पर है इनका, हमारा जो ऑफलाइन क्लास चलता है वो कहाँ पर है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक